हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। इस एक वीडियो में मैं पूरे चैप्टर के जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। अगर आप देखते हैं तो पूरा चैप्टर एकदम जबरदस्त तरीके से रिवाइज हो जाएगा, आप लोगों का मजा आ जाएगा आपको पूरा चैप्टर पढ़ने में। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत लिमिटेड टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत ही कम इसमें फॉर्मुलेज हैं। टोटल पूरे चैप्टर में 3 फॉर्मुलेज हैं, उन्हीं से पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो बच्चे नए हैं वो लोग जान लें कि लर्न एंड शेयर के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। वो लोग टेलीग्राम पर जाकर के लर्न एंड शेयर टाइप करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोग सेव कर सकते हैं लर्न एंड शेयर के नाम से। कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ आए तो आप इन नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप, एसएमएस, टेलीग्राम जो मर्जी करके अपनी दुविधा का निवारण कर सकते हैं। कोई भी परेशानी आए तो उसका हल निकाल सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर आप लोग यूज लेते हैं तो उनके भी पेजेस बने हुए हैं। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, इन सब के लिंक आपको एक साथ मिल जाएंगे, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से अभी तक डाउनलोड नहीं करी है तो फटाफट से लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आप लोगों को पूरी की पूरी 10th क्लास का एक साथ साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी, इंग्लिश सबका कोर्स यहां पर मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, सारे हैंड रिटन नोट्स, हर एक चीज, मॉडल पेपर, वीडियो, सब कुछ आपको यहां लर्न एंड शेयर की एप्लीकेशन में मिल जाएगी। पूरे कंप्लीट नोट्स हैं 10th क्लास के। अगर आपको वो लेने हैं, वो जानने हैं कि कैसे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी है यहां पर, हर एक चीज है, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। दोनों में से किसी भी नंबर पे फोन करो, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 10th के बैच में कैसे ज्वाइन करना है, 10th का कोर्स कैसे लेना है। और 10th का हमारा एक लाइव बैच भी चल रहा है। इसके अलावा नोट्स वाले सेक्शन के अलावा लाइव बैच अलग से चल रहा है, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हम लोग लाइव पढ़ाते हैं, साइंस, मैथ, सोशल, हिंदी और इंग्लिश। अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो भी इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम लोग शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में टोटल हमारे पास 3 प्रश्नावलियां हैं, 5.1, 5.2, 5.3। 5.1 प्रश्नावली में सिंपल समांतर श्रेणी का परिचय है, बेसिक इंट्रोडक्शन है कि समांतर श्रेणी क्या होती है। उसमें छोटी मोटी कुछ टर्म्स, प्रथम पद, सारवंतर क्या होते हैं, आगे के पद कैसे निकाले जाते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीजें 5.1 प्रश्नावली में है। छोटा क्वेश्चन बनता है तो एक नंबर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ज्यादातर यहां से मिलेंगे आपको। उसके बाद 5.2 प्रश्नावली की बात करते हैं। 5.2 प्रश्नावली में आपको समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का सूत्र बताया जाएगा और उससे रिलेटेड ही सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। nवां पद का मतलब होता है an। ये हम लोग 5.2 प्रश्नावली में सीखने वाले हैं, ठीक है। an का एक सिंपल सा सूत्र है, उसी पे सारे क्वेश्चंस हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। मीडियम साइज के क्वेश्चंस यहां से बनते हैं और जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से अगर बनेंगे तो 5.3 प्रश्नावली से बनेंगे, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालेंगे। दैट मींस SN निकालना सीखेंगे। तो एक फॉर्मूला इसका है, 2 फॉर्मुलेज इसके हैं, टोटल ले देंगे 3 फॉर्मुलेज हैं पूरे चैप्टर में। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आएगा। इस तरह का चैप्टर है, बहुत अच्छा सिंपल सा स्कोरिंग चैप्टर है। ये आराम से मार्क्स ला सकते हो आप इसमें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके स्टार्ट करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूं आप लोगों को कि समांतर श्रेणी होती क्या है, आखिर समांतर श्रेणी क्या चीज है। देखिए, मान लो कुछ मैं संख्याएं इस तरह से लिख रहा हूं, यहां पर ऐसे रैंडम कुछ संख्याएं लिख रहा हूं मैं। जैसे मैं लिख रहा हूं 2, 6, 18, 54 और यूं आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लिख रहा हूं मैं, मान लो 3, 7, 11, 15, 19 और इस तरह से लिखते जा रहे हैं हम लोग, मान लो, है ना। और लिख देता हूं मैं, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये मैंने लिख दी। अलग अलग पैटर्न्स लगाए हुए हैं यहां पर। एक पैटर्न ये है संख्याओं का, एक पैटर्न ये है संख्याओं का और एक पैटर्न ये बना रखा है। अलग अलग पैटर्न्स हैं, है ना। कोई ना कोई पैटर्न ही है। देखो क्या पैटर्न है, पैटर्न पहले पहचानते हैं अपन। इसको 3 से गुणा करो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 को 3 से गुणा करोगे आगे आएगा, फिर से 3 से गुणा करोगे आगे वाला पद मिलता चला जाएगा। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कि मैं मल्टीप्लाई 3 करता जा रहा हूं तो आगे वाले पद मुझे मिलते चले जा रहे हैं। सही बात है।
आगे वाले पद, 2 के आगे वाला पद कैसे मिला, 6 कैसे मिला, 3 से गुणा करके, इसको 3 से गुणा किया, इसको 3 से गुणा किया, ऐसे आगे मिलते जा रहे हैं। अगर मैं यहां की बात करूं तो 3 में 4 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 4 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 4 जोड़ा तो 19 आ रहा है। मतलब यहां +4 करते जा रहे हैं, आगे के पद हमें मिलते चले जा रहे हैं। आप ऑब्जर्व करोगे कि 7 में से 3 का अंतर 4 के बराबर है, 11 में से 7 को घटाएंगे 4 आएगा, 15 में से 11 को घटाओगे 4 आएगा, और 19 में से 15 को घटाओगे तो भी 4 आएगा। ये अलग पैटर्न है। यहां पर पैटर्न मिल रहा था हमारे को ×3 वाला, यहां पर पैटर्न मिला हमारे को +4 वाला। ठीक है, यहां पर क्या पैटर्न है, ये एकदम ही अलग पैटर्न है। ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करने पर आगे बढ़ पा रहे हैं हम लोग, ना ऐड करने पर। देखो ये तो है 1, ये है 2 का स्क्वायर 4, ये 3 3 9, 4 चौको 16, 5 25। आप यहां 3 जोड़ रहे हो, यहां कुछ और ही जुड़ रहा है, यहां कुछ और ही जुड़ रहा है, यहां कुछ और ही जुड़ रहा है। तो प्लस वाला तो पैटर्न नहीं है। मल्टीप्लाई में 1 × 4 4 होता है, लेकिन 4 × 4 9 नहीं होता, ना ही 9 × 4 16 होता है। तो ना तो ये ऐड करने वाला पैटर्न है, ना ये मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है, लेकिन एक पैटर्न तो है, क्योंकि हमें समझ में आ रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। अगला वाला हम समझ पा रहे हैं इससे कि 6 स्क्वायर आने वाला है, लेकिन ये कुछ और पैटर्न है। तो ऐसे इनफाइनाइट पैटर्न्स पॉसिबल हैं नंबर्स के कई तरह के पैटर्न्स बन सकते हैं। हमारे काम का पैटर्न कौन सा है, जिसमें प्लस वाला पैटर्न चलता है, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन तीनों में जो समांतर श्रेणी है वो ये वाली है, जिसमें प्लस वाला पैटर्न चलता है, या फिर कह लो कि 2 संख्याओं को घटाने पर उनका अंतर समान रहता है। इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों का अंतर 4 है, इन दोनों को घटाओगे 4 आएगा, इन दोनों को घटाओगे 19 - 15 तो भी 4 ही आएगा। हमेशा बाद वाले को पहले वाले से घटाने पर अगर अंतर समान रहता है तो उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर का मतलब क्या हुआ, समांतर का मतलब हो गया अंतर समान। अंतर समान तो बहुत सारे पैटर्न्स पॉसिबल हैं, लेकिन जिसमें अंतर समान होता है वो हमारा समांतर श्रेणी वाला पैटर्न हो जाएगा, और वही हमारे काम का है। ठीक है, अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है समांतर श्रेणी में जो अपने को समझनी होगी। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं, यह है प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग लिखते हैं A1 से, प्रथम पद A1, दूसरे पद को हम A2 बोलते हैं, तीसरे पद को हम A3 बोलते हैं, चौथे पद को हम A4 बोलते हैं, पांचवें पद को हम A5 बोलते हैं, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। छठा पद, 7वां पद, 50वां पद चाहिए तो A50, 61वां पद चाहिए तो A61। इस तरह से नंबरिंग कर रखी होती है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथे पद, पांचवें पद, इनकी। ठीक है, ये तो नंबरिंग वाली बात हुई। अब समांतर श्रेणी के बारे में 2 इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान होनी चाहिए। एक तो उसका प्रथम पद क्या आता है, और उसका सार्व अंतर क्या होता है ना। देखो ध्यान से, जैसे अभी जो श्रेणी ली थी वही ले लेता हूं मैं वापस से। 3, 7, 11, 15, 19, एक तो ये ले लिया, और लेते हैं इस तरह की ही और ले लेते हैं। जैसे सेकंड नंबर पे मैं ले रहा हूं, मान लो -10, -12, -14, -16, -18, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, मान लो और कुछ ले लेते हैं एक बार के लिए, और कुछ ले लेते हैं, जैसे 100, उसके बाद 97, उसके बाद 94, उसके बाद 91, और ये भी इसी तरह से मान लो चलता चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये है 1, 3/2, 2, 5/2, 3, इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक और ले लेते हैं, एक और ले सकते हैं, मतलब चाहो तो और लिए जा सकते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, √3, 2√3, 3√3, 4√3, इस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। मान लो अलग अलग मैंने श्रेणियां ली है, ध्यान से समझिएगा। प्रथम पद, 2 चीजें होती है, एक होता है प्रथम पद, प्रथम पद जिसको हम लोग A से लिखते हैं। प्रथम पद को हमने अभी अभी देखा, प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं, प्रथम पद को A भी लिखते हैं, है ना। तो प्रथम पद को मैं फिलहाल A से लिख रहा हूं, A1 से नहीं लिख रहा हूं। एक ही बात है, कुछ जगहों पर A1 लिखते हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से कभी A1 लिखते हैं और कभी A भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, दोनों प्रथम पद ही होते हैं। प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ A लिख रहा हूं। प्रथम पद
हर श्रेणी का हम लोग निकाल सकते हैं, सबका प्रथम पद आराम से आप निकाल सकते हो। प्रथम पद में कुछ खास नहीं है, मैं निकाल के दिखाई देता हूं आप लोगों को। प्रथम पद जो पहला पद है वो प्रथम पद है, यहां पर क्या है पहला पद 3, ये प्रथम पद हो गया। बहुत काम होता है, काम का होता है ये। इसका पहला पद क्या है -10, तो इसका प्रथम पद -10 है। इसका प्रथम पद 100 है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। प्रथम पद कितना है 1 है। प्रथम पद कितना है √ में 3 आ रहा है। प्रथम पद में कुछ दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाना है सार्व अंतर में। सार्व अंतर एक टर्म और होती है, सार्वंतर। सार्वंतर होता है बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाना। सार्वंतर को शॉर्ट में बोलते हैं डी। जैसे प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वंतर को डी से डिनोट करते हैं हम लोग। डी होता है बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दो। आप कोई से भी, आप चाहो तो इसमें से इसको घटा दो, चाहो तो इसमें से इसको, कोई भी दो पास पास वाले पद लो, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, कोई से भी आपकी मर्जी पड़े तो। क्योंकि सबका अंतर समान है, सारी समांतर है, तो अंतर तो समान ही है, तो सार्व अंतर, सबका अंतर सेम ही आने वाला है, फिक्स। तो मैं इसको ले लेता हूं, 7 में से 3 गया तो 7 - 3 हो जाएगा आपके पास में 4 के इक्वल। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं, इसका सार्वंतर निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। माइनस का 12 है बाद में, पहले है माइनस का 10, ये घटाएंगे अगर अपन तो क्या बन जाएगा -12 माइनस प्लस 10, दैट मीन्स -2 यहां पर आ जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं वापस से, डी अगर निकालना है तो बाद वाले पद में से पहले वाले को घटाना है, तो 97 में से 100 को घटाएंगे, रिजल्ट हमारे पास -3 आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, बाद वाला पद हमारे पास कितना है 3/2 और पहले वाला पद कितना है 1, दोनों को अगर घटाओगे, एलसीएम लेओगे आप, तो ये आ जाएगा 3 - 2/2, मतलब 1/2 इसका डी का मान आ रहा है। सार्व अंतर आ रहा है, सबका अंतर सेम ही आएगा। आप 3 में से 5/2 घटाओगे तो भी 1/2 ही आएगा, 5/2 में से 2 घटाओगे तो भी 1/2 ही आएगा, क्योंकि हम समांतर श्रेणियों की बात कर रहे हैं जिसमें अंतर समान होता है, सबकी बात नहीं कर रहे फिलहाल। अगर इसकी बात करें तो डी कैसे आएगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, तो डी निकालना है तो 2√3, ये बाद वाला पद है, उसमें से घटाओगे 1√3, तो 2 बार √3 में से 1 बार √3 जाएगा, तो 1 बार √3 बचेगा। यहां पर डी का मान √3 आ गया, जैसे कि ए का मान भी √3 ही आया था फिलहाल यहां तो यहां पर दोनों का मान √3 आ गया। तो मैं यहां पर बस ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि जो आर का मान होता है, ए का मान और आर का मान किसी भी तरह का हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बटे में हो सकता है, अंडर में हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी तरह का हो सकता है। अगर समांतर श्रेणी है तो प्रथम पद तो तुरंत पहला वाला पद जो दिख रहा है वो है, और सार्व अंतर कोई भी बाद वाले पद को पहले वाले पद में से घटा करके आप आराम से निकाल सकते हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ए और डी निकाले जाते हैं। और अगर और भी आगे वाले पद आपको निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्रथम पद है, ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। अगर मैं A6 निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, देखो इसमें D जोड़ा मैंने, इसमें मैंने D जोड़ा, 3 में मैंने 4 को जोड़ा, 7 आ गया, 7 में 4 जोड़ा 11 आ गया, 11 में 4 जोड़ोगे 15 आ जाएगा, 15 में 4 जोड़ोगे 19 आ जाएगा, 19 में 4 जोड़ोगे तो छठा पद आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आगे वाले पद निकालने का क्या तरीका है, पीछे जो भी पद दिख रहा है आपको, जो भी पीछे वाला पद नजर आ रहा है उसमें डी जोड़ दो। A6 निकालने का क्या तरीका है, 5वें पद में डी जोड़ दो। अगर आपको A10 निकालना है तो 9वें पद में डी जोड़ दो। कहने का मतलब जो पद आपको निकालना है उससे जस्ट पीछे वाले पद में अगर आप डी जोड़ दोगे तो आपको वो वाला पद मिल जाएगा। तो इस तरह से हम आगे के पद भी निकाल सकते हैं। अब इससे छोटे मोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास चौथा क्वेश्चन है 5.1 प्रश्नावली का, उसमें ढेरों पार्ट्स हैं, मैंने यहां 3 पार्ट लिए हैं। उन 3 को अगर अपन समझ जाएंगे तो ऑलमोस्ट 5.1 प्रश्नावली में सब कुछ समझ में आ जाएगा अपने को, कुछ है नहीं खास, है ना। सारे क्वेश्चंस का मिक्सचर एक ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहला क्वेश्चन तो ये कि भैया कौन कौन एपी है। एपी होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एपी मतलब समांतर श्रेणी, वो होने के लिए क्या शर्त है, अंतर समान होना चाहिए। समांतर नाम से समझ में आ रहा है, अंतर समान होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, सबका अंतर हम लोग चेक करेंगे कि समान आ रहा है कि नहीं आ रहा। जिसका अंतर समान आ रहा है वो एपी है, जिसका अंतर समान नहीं आ रहा वो एपी नहीं है। ऐसे चेक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या पूछा है, यदि कोई एपी है
तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। आगे के 3 और पद बताने हैं, 4 पद तो दे रखे हैं, आगे के 3 और बताने हैं अगर समांतर श्रेणी निकलती है तो। शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट पार्ट मतलब ये है 2, 4, 8, 16 और ये इस तरह से चल रहा है। आपको अगर चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है तो पहले दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाओ। 4 - 2 मतलब 2 आ गया। उसके बाद तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले को घटाओ। पास पास के पदों को घटाना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो A3 है अपना 8 और A2 है हमारा 4 विच इज इक्वल टू 4। तो आप यहां पर लिखोगे कि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2, अतः यह है AP नहीं है। पहला वाला तो AP है ही नहीं, तो आगे हम सार्व अंतर निकाल नहीं सकते और आगे के पद निकालना नहीं है, फिर कुछ नहीं करना है। अगर AP नहीं है तो कुछ नहीं करना है, AP है तो आगे बढ़ना है। तो सेकंड वाले में ट्राई करते हैं एक बार क्या आता है, देखते हैं। सेकंड वाले की अगर बात करें, सेकंड वाले में वही सेम A2 - A1 करना है। सबसे पहले तो A2 है हमारा 5/2, तो 5/2 में से अगर मैं माइनस करूंगा A1 मतलब 2 को, तो क्या आएगा एलसीएम 2 आ रहा है। यह आ जाएगा 5 - 2 दूना 4 माने 1/2 आ गया। किसका मान? A2 - A1 का मान। सेम ऐसे ही यहां से माइनस करके देख लो, A3 - A2 करके देख लो। यह हमारा A3 है, ये A2 है। A1 A2 A3 A4 इस तरह से चल रहे हैं। तो 3 में से 5/2 घटाओगे आप, 3 में से 5/2 अगर घटाएंगे तो एलसीएम लो जरा, 2 एलसीएम में आ रहा है। 3 दूना 6 माइनस 5 एकम 5, आंसर आया 1/2। अंतर समान आ रहा है। तो एक और आगे स्टेप बढ़ के देखो, इन दोनों को भी घटा के देखो। सब कुछ चेक करना है एक एक को, ऐसे नहीं कि 2 आ गए समान, तीसरा वाला चेक नहीं करना, सब कुछ चेक करना है आपको। तो आप अब A4 - A3 निकालोगे। A4 - A3 का मतलब है 7/2 - 3, 7/2 - 3। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आएगा। 7 - 3 × 2 6 विच इज इक्वल टू 1/2। सबका अंतर समान आ गया। आप लिखोगे अंतर दो पदों का अंतर, या इसको ऐसे लिख लो, बेटर ये है कि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 बराबर है A4 - A3, इसलिए यह एक AP है तथा D का मान कितना आ जाएगा? D का मान जो हमारा अंतर आया है, समान अंतर जो हमारे को मिल रहा है, वही हमारा सार्व अंतर है। तो D का मान कितना हो गया? 1/2, जो कि निकालने को बोला था अगर AP हो तो। AP है तो हमने सबसे पहले सार्व अंतर निकाला है। अब इसके 3 और पद लिखने हैं, आगे के 3 पद लिखने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद तो हैं। 5वां पद लिखना है सबसे पहले तो। 5वां पद, फिर 6ठा पद, फिर 7वां पद, 3 पद और बताने हैं। तो 5वां पद क्या आ जाएगा? 5वां पद आएगा, चौथे पद में अगर आप D जोड़ दोगे तो 5वां पद मिल जाएगा। चौथा पद कितना है? चौथा पद है 7/2, तो 7/2 में D जोड़ दो, D का मतलब है 1/2, तो अगला पद मिल जाएगा 2। यहां एलसीएम आ रहा है, 7 + 1 8/2 माने 4 आ जाएगा। ये हमारा 5वां पद हो गया। अगर छठा पद निकालना है तो A6 निकालोगे, वो 5वें पद में D को जोड़ने पर मिलेगा। जो भी पीछे वाला पद है उसमें D जोड़ते चले जाओ, आगे वाले पद मिलते चले जाएंगे। D जोड़ते चले जाओ, आगे वाले पद मिलते चले जाएंगे आपको। तो यहां पर 5वां पद हमारे को कौन सा दिख रहा है? 4। 4 में हम लोग D जोड़ दें, D का मतलब है 1/2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? 2 यहां एलसीएम में आ गया, ये 4 दूना 8 + 1 मतलब 9/2 हमारे पास छठा पद आ गया। और इसी तरह से अगर आपको 7वां पद निकालना है तो आपको छठे पद में D जोड़ना पड़ेगा। छठा पद है हमारा 9/2 और D का मान हमारे पास 1/2 है। आप 10/2 मतलब 5 कैलकुलेट कर सकते हो बड़े आराम से। यहां पर कहने का मतलब बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आप D जोड़ते जाओ, पहले वाले पद में आगे वाले जितने पद निकालने हैं निकाल सकते हो। तो ये हमारे 2 पार्ट्स हो गए। थर्ड वाला पार्ट भी इसी तरह का है, कुछ खास नहीं है। थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो इसमें A1 है ये, A2 है ये, A3 है ये और A4 है ये। 4 हमारे को मान दे रखे हैं। आप काम सेम करो, आप सबसे पहले A2 - A1 निकालो। माइनस का 3.2 में से अगर घटाओगे माइनस का 1.2 तो ये बनेगा माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, दैट मीन्स -2।
सेम ऐसे ही इन दोनों को घटाएंगे तो ये A3 में से A2 को घटाओगे तो कितना बन जाएगा, माइनस का 5.2 में से घटेगा माइनस का 3.2, ये बनेगा माइनस का 5.2 प्लस 3.2 माइनस का 2 ही ये आ रहा है। और सेम इन दोनों को घटाओगे A4 माइनस A3 तो भी सेम माइनस का 7.2 माइनस का 5.2, दैट मीन्स माइनस 7.2 प्लस 5.2 माइनस 2 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। सबके मान बराबर आ गए, इसका मतलब ये एपी है, एपी तो पास हो गई भैया, एपी तो है ये। और डी का मान कितना आ जाएगा, -2 के इक्वल आ जाएगा। जो समान मान हमने निकाले हैं वही तो डी है हमारे पास में, ठीक है। अब डी आपके पास आ गया है, आगे के 3 पद निकालने हैं। आगे के 3 पद मतलब पांचवा पद निकालने के लिए आपको बस चौथे पद में डी को जोड़ना है। चौथा पद कौन सा है, ये रहा। माइनस का 7.2 में डी को जोड़ दो, डी कितना है माइनस का 2, माइनस का 9.2 आ जाएगा बड़े आराम से। सेम ऐसे ही अगर आपको छठा पद चाहिए तो पांचवें पद में डी जोड़ दो, पांचवा पद ये रहा, डी का मान माइनस का 2, माइनस का 11.2 आ जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन है ही कुछ नहीं इसमें। तो 5.1 प्रश्नावली तो बहुत ज्यादा आसान है। सातों पद निकालना है तो वही छठे पद में डी जोड़ना है आपको। छठा पद माइनस का 11.2 है और डी हमारा माइनस का 2 है, तो मिलकर के माइनस का 13.2 आ जाएगा। ये हमारे पास सातवां पद आ गया। तो इस तरह से जितने पद आपको आगे के निकालने हैं आप निकाल सकते हो। आपको बस ये करना है, चेक करने के लिए दोनों पास वालों को घटा के देख लो अंतर समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है तो वो डी हो जाएगा, और आगे वाले पद निकालने के लिए पहले वाले में डी जोड़ते चले जाओ, आगे मिलते चले जाएंगे। इतना सा काम करना है 5.1 प्रश्नावली में, बस यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं 5.2 प्रश्नावली की तरफ, जिसमें हमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करना है। समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी हमारे पास अभी अपन ने देखी थी, A1, A2, A3, A4, ऐसे आगे के पद उसमें रहते हैं। तो एक पद आगे जाकर के nवां पद भी होगा, लास्ट में कौन होगा। मान लो n पद है इस समांतर श्रेणी में, तो हमारे पास क्या हो गया, ये nवां पद जिसका मान हमें निकालना है। तो an का मान, an होता है हमारे पास a प्लस n-1 इंटू में d। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है एकदम। सारे क्वेश्चंस इसी से होंगे। आगे के जितने क्वेश्चंस आप करोगे ना, भले ही 5.2 प्रश्नावली के हों, भले ही 5.3 प्रश्नावली के हों, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। रट जाएगा वैसे तो लगाते लगाते ही क्वेश्चंस में अप्लाई करते करते रट जाएगा, लेकिन अगर आप पहले रट लेते हो तो और अच्छी बात है। ये हमारे पास में है nवां पद। an का मतलब होता है nवां पद, या फिर इसको अंतिम पद भी बोलते हैं। कुछ जगहों पर इसको अंतिम पद नाम भी दिया जाता है। nवां पद भी बोलते हैं, अंतिम पद भी बोला जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पर an की जगह इसको l लिखते हैं, l से दिखाते हैं, स्मॉल l, उसको अंतिम पद से दिखाते हैं, लास्ट टर्म, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। बाकी an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। इसका यूज कैसे करना है, मान लो आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि 40वां पद बताओ। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया कि ठीक है आप तो 40वां पद बता दो सीधा, अब 40 बार आप डी थोड़ी जोड़ते जाओगे आगे, कितना लेंथी हो जाएगा वो वाला काम। तो यहां पर इस सूत्र से डायरेक्ट n का मान 40 रखोगे। n का मान जैसे ही आपने 40 रखा, a40 आ जाएगा। a40 इज इक्वल टू a प्लस n की जगह 40 रखा, 40-1 इंटू में d, और a40 का मतलब क्या हो गया, 40वां पद, क्योंकि यह है nवां पद। n की जगह जो मान जाएगा उस नंबर का पद मिल जाएगा हमारे को बड़े आराम से। एक सूत्र से जितना आगे का पद आप निकालना चाह रहे हो निकाल सकते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस फॉर्मूले का। इसको यूज कैसे लेना है क्वेश्चंस में, देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। उदाहरण नंबर 6 है हमारा 5.2 प्रश्नावली का। ये कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 ... आगे का कोई पद 301 है। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला है कि संख्याओं की कोई सूची दे रखी है 5, 11, 17, 23, ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या कहीं आगे जाकर के 301 आएगा। इसी में कहीं आगे जाकर के 301 आएगा क्या, ये हमें चेक करना है। हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है भाई साहब, nवें नंबर पे आ जाएगा ये। मान लो 301 nवां पद है आगे जाकर के। हम निकालना चाहते हैं कौन से नंबर का पद है। अगर शांतिपूर्वक निकल गया कि कौन से नंबर का पद है तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई इस नंबर पे ये चीज आ रही है। अगर शांतिपूर्वक नहीं निकल रहा कि कौन से नंबर का पद है
तो हम बोल देंगे कि ये इसका कोई पद नहीं है, ये तो फालतू तुमने बोल दिया, चेक करने को है ही नहीं इस पूरी समांतर श्रेणी में ये पद। ठीक है, तो कैसे चेक करना है, आपको इसको n वां पद मान लेना है। आप लिखोगे कि माना an बराबर 301 है, n वां पद कौन सा है, 301 है n वां पद, हमने n वां पद मान लिया। जिसको निकालना है उसको n वां पद मान लो, an मान लो, आप अंतिम पद मान लो और उसके हिसाब से an का सूत्र लगा दो। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, और ये हो गया 301 के बराबर। आप यहां पर a और d का मान रख सकते हो, n निकल जाएगा आराम से, कि कौन से नंबर का पद है ये निकल जाएगा आराम से। a और d यहां से देखने पे मिल जाएगा, a का मान 5 नजर आ रहा है साफ सुथरा, और d का मान बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके बड़े आराम से आप a और d ये दोनों निकाल सकते हो। यहां पर रख दो मान, a का मान 5 रखना है तो यहां 5 रख दिया, n माइनस 1, d का मान 6 रखना है, यहां 6 रख दिया, और ये 301 के बराबर है। कितना बनेगा ये, 5 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 301, और ये हो जाएगा 6n माइनस 1 इज इक्वल टू 301। ये माइनस 1 उधर जाकर के प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6n इज इक्वल टू 301 प्लस 1 302, और n का मान क्या आएगा यहां से, अगर n निकालना चाहो तो 302/6, अगर आप 2 के पहाड़े से पहले काटना चाहो तो 151/3, जरा भाग देना 3 का, कितना आ रहा है ये, 3 पंजे 15, भाग टूट की 0.339, इस तरह से चलता जाएगा। 50.33 वां पद। ऐसा होता है कभी, पहला पद होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है, छठा होता है, 5.5वां पद होता है क्या, कोई नहीं होता। पॉइंट्स में थोड़ी आते हैं पद, 50वां पद बोलता है ये अगर 150/3 होता, 50 आंसर आता, तो हम मानते हैं कि ठीक है ये जो पद आया है ये 50वां पद है इस श्रेणी में। लेकिन 50.33वां पद, ये तो कोई पद नहीं होता। n का मान कभी पॉइंट्स में आता ही नहीं है, ना ऋणात्मक आता है। n का मान तो प्राकृत संख्या आनी चाहिए साफ सुथरी, तब जाकर के माना जाएगा कि हाँ सही आंसर आ रहा है, मतलब ये इसका पद है। अगर n का मान प्राकृत संख्या नहीं आ रही, पॉइंट्स में आ रही है, मतलब ये 301 इस श्रेणी का कोई पद नहीं है। ये तो हमने रैंडम जबरदस्ती n वां पद मान करके n का मान निकाला है, तभी n गड़बड़ा रहा है, तभी n उल्टा पुल्टा आ रहा है। अगर n सीधा सच्चा आता तो हम मानते कि हाँ ये इसका पद है, लेकिन n सीधा सच्चा नहीं आ रहा, n प्राकृत संख्या नहीं आ रहा, इसका मतलब ये 301 इसका कोई पद नहीं है। आप लिखोगे n बराबर क्या आया है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, अतः 301 इस एपी का पद नहीं है। कोई पद है ही नहीं 301 नंबर, 301 वहां है ही नहीं कोई पद 301 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से पहचान सकते हो कि इस एपी में आगे जाकर के कोई ऐसा पद आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी एपी में कोई भी रैंडम पद आप जानना चाहो, आप उसको an मान करके चेक कर लो, n का मान क्या आ रहा है, साफ सुथरा आ रहा है मतलब है, नहीं आ रहा वो पद नहीं है भैया। ठीक है, और दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, एक ये पैटर्न का क्वेश्चन बन सकता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बड़ा काम का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, पहले लिख लो क्या क्या दिया हुआ है आपको क्या क्या दिया हुआ है। 11वां पद 38 है, 11वां पद हमारे को 38 के बराबर दिया हुआ है, 16वां पद 73 के बराबर दे रखा है, 16वां पद 73 के बराबर दिया हुआ है, और 31वां पद निकालना है। A31 हमें कैलकुलेट करना है, 31वां पद हमें निकालना है। 31वां पद निकालने के लिए मतलब कुछ भी समांतर श्रेणी में अगर आपको निकालना है ना किसी भी नंबर का पद, फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है भाई, फॉर्मूला तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। n तो चलो 31 आ जाएगा, लेकिन हमें जरूरत a की और d की तो पढ़ने ही वाली है। a और d कहां है, श्रेणी थोड़ी दे रखी है कहीं पर, आपको एपी थोड़ी दे रखी है जिसमें ए और डी डायरेक्ट आप देख करके बता दो। आपको हिंट दिया है, केवल आपको बोला है 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, इन दोनों की मदद से ए और डी निकाल लो और फिर यहां पर रख दो, आपको 31 मिल जाएगा, 31वां पद। तो पहला काम क्या करना है अपने को, ए और डी का मान निकालना है। सबसे पहला काम यह करना है अपने को, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ए एन का सूत्र लिख दो, आप लिखो n वां पद हमारे पास सूत्र है an बराबर
a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास सूत्र है। इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि साफ सुथरा ये दिखता रहे, अपने को लास्ट तक काम आएगा। सबसे पहले आप n की जगह 11 रख दो, a11, तो n की जगह 11 रखोगे तो a11 कितना आ जाएगा, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। पूरी लाइन में n की जगह 11 रख दिया। a11 का मान है हमारे पास 38 के बराबर, 38 के इक्वल है, और ये a प्लस 10d हो गया 11 माइनस 1। समीकरण नंबर 1 आ गया हमारे पास में। एक तो काम की चीज ये आई। दूसरी काम की चीज n बराबर 16 रखने पर आएगी। n बराबर 16 रखो तो a 16 बन जाएगा यहां पर। a 16 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 गुणा d, a प्लस 16 माइनस 1 गुणा d। ठीक है। a16 का मतलब है 73, तो 73 तो ये हो गया। a मीन्स a तो निकालना है, चलो छोड़ो, 16 में से 1 गया तो 15, और ये d आ गया। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। a और d में हमने 2 समीकरणें प्राप्त कर ली। इन दोनों समीकरणों को अगर मैं हल करूं, हमने तीसरे चैप्टर में सीखा हुआ है कई सारे तरीके, प्रतिस्थापन विधि लगा दो, विलोपन लगा दो, वज्र गुणन विधि लगा दो, जिस विधि का मन करे वो लगा दो और a और d निकाल लो। जैसे x और y में समीकरण हल करते थे वैसे a और d में समीकरण हल करने हैं अपने को। और इस तरह के क्वेश्चंस में बेस्ट होता है विलोपन विधि। क्यों? क्योंकि a का गुणांक दोनों जगह समान है, घटाते ही आंसर आएगा, दिमाग ही नहीं लगाना। विलोपन विधि से बेस्ट आंसर मिल जाएगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, घटाते ही काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखा हमने a प्लस 15d बराबर कितना, 73, और यहां पर a प्लस 10d बराबर कितना आ रहा है, 38। इन दोनों को अगर हम घटा दें, यहां माइनस यहां माइनस यहां माइनस, काटा, 15d में से 10d जाएगा, 5d बच जाएगा। a तो कट गया, d आराम से निकलेगा। 73 में से 38 को माइनस कर लो फटाफट से, क्या आएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5, और 6 में से 3 गया तो 3, 35 आ रहा है। d का मान कितना आ जाएगा, 35/5, इधर कर देता हूं मैं। d यहां से हमारे पास आ गया 35/5, दैट मीन्स 7। d का मान 7 के बराबर आ गया आराम से, 35/5। d का मान इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें मर्जी रख दो, आपको a का मान मिल जाएगा। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। तो समीकरण 1 से हम a निकाल लेंगे। अब क्या है समीकरण 1, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10 इंटू डी मीन्स 7, ये 38 है। सो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो a का मान कितना आ जाएगा, 38 माइनस 70। 38 में से 70 को माइनस कर लो आप, ये बन जाएगा हमारे पास 32, हाँ 32 आ रहा है, वो भी माइनस का, माइनस 32 आ गया a का मान, और d का मान हमारे पास 7 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, 31वां पद चाहिए हमारे को। 31वां पद निकालना है, तो देखो कैसे निकलेगा भाई। 31वां पद निकालना है तो यहां पर n का मान 31 रखना पड़ेगा। n बराबर 31 रख दो तो ये बन जाएगा a31 बराबर में a प्लस 31 माइनस 1 गुणा d। ये हमारे पास a31 आ गया। यहां पर a और d का मान रख देंगे हम लोग। a का मान तो हमारे पास है माइनस का 32, 31 में से 1 गया तो 30 हो गया, और d का मान कितना है, 7 के बराबर। क्या आ रहा है, माइनस का 32 प्लस में 7 या 21, 210 आ रहा है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेट करें तो ये बनता है आई गेस 178 बन रहा है, शायद ये 178 बन जाएगा आई थिंक। ये 8 और 2 10, और हाँ बिल्कुल सही है, 178 आ गया हमारा 31वां पद। इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह के बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपनी प्रश्नावली में कि भैया कोई 2 पद आपको दे देगा, इन दोनों से 2 समीकरणें बनेंगी, उन दोनों समीकरणों को घटा करके या जिस भी तरीके से आप a और d का मान निकाल लोगे। a और d का मान जैसे ही आ गया फिर तो जो उसने एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछा है वो सब निकाल सकते हो। मेन मुद्दा है समांतर श्रेणी में a और d का मान कैसे निकालें, ये इंपॉर्टेंट बात होती है सबसे। अगर a और d का मान निकल गया तो फिर तो समांतर श्रेणी में कुछ खास नहीं है करने को, आराम से निकाल सकते हो आप बाकी सारी चीजें। ठीक है, एक और कमाल का क्वेश्चन करते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास में। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? कुछ अलग पैटर्न का क्वेश्चन।
कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज कौन कौन होते हैं? जो 4 से जिनमें भाग जाता है वो 4 के गुणज हो जाते हैं। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इन सब में 4 का भाग जा रहा है, 4 के गुणज है। फॉर एग्जाम्पल 12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 4, तो 4 का 3 गुणज है ये। 20 को क्या लिख सकते हो आप? 5 गुणा 4, तो 4 का गुणज है ये। 4 का गुणज या 4 से भाज्य संख्या एक ही बात है। हम 12 को 4 का गुणज भी कह सकते हैं, 12 को 4 से भाज्य भी कह सकते हो आप। सेम ऐसे ही 8 को 4 का गुणज भी कह सकते हो, 8 को 4 से भाज्य भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो 4 का गुणज मतलब जिसमें 4 का भाग जा रहा है वो 4 का गुणज है। कहां से कहां तक ढूंढना है? 10 से 250 के बीच में। 10 से 250 के बीच में तो 11, 12, 13, 14 से लेकर के 249 तक की संख्याएं आती हैं 10 से 250 के बीच में तो। लेकिन हमें इनमें से 4 के गुणज चाहिए केवल। 4 के गुणज शुरू कहां से होगा? 12 से। हमें 10 से 250 के बीच में चाहिए। 10 से 250 के बीच में 11 से 249 तक संख्याएं आती है, ये तो क्लियर है। 10 के बाद 11 आएगा, 250 से जस्ट पहले 249 आएगा। 11 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 12 में जाएगा सीधा, तो 12 लिख दिया मैंने। कौन कौन सी संख्या है? 12 है। 12 के बाद 16 आएगा सीधा, 16 के बाद सीधा 20 आएगा। 4 का पहाड़े में जो आता है वही 4 का गुणज होगा, उसी में 4 का भाग जा रहा है। 20 के बाद 24 आ जाएगा। लेकिन एंड में कौन आएगा? मुद्दे की बात यह है, एंड में क्या 249 आएगा? 249 में 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इससे जस्ट पहले 248 है, उसमें 4 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। इसमें 4 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो इसका मतलब 12 से लेकर के 248 तक इस तरह से संख्याएं मैंने लिख दी 4-4 के गैप में। हमें बस ये बताना है ये कितने हैं। 4 के गुणज हैं, ये तो अपने को पता है, ये तो हमने देख लिया यहां से कि 4 के गुणज हैं ये। लेकिन हमें पूछा यह गया है कितने गुणज हैं। आप मान लो कि ये n गुणज हैं, मान लो कि ये n वां पद है, ये अंतिम पद है, तो आप लिखोगे माना an बराबर 248 अंतिम पद है। हम चेक कर ले कौन से नंबर का पद है, उतने ही पद हो जाएंगे, उतने ही 4 के गुणज हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। तो हम यहां पर n का मान निकाल लेंगे। an का सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और वो 248 के इक्वल आ रहा है। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि यहां a और d का मान क्या आएगा? a और d का मान यहां से देख के निकलेगा। तो a का मान तो साफ सुथरा नजर आ रहा है आप लोगों को 12 के बराबर। d का मान बाद वाले में से पहले वाले को घटाओ, 16 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा? 4। a और d दोनों के मान हमारे पास आ गए हैं, रखो बस यहां पर। a का मान है 12 और d का मान है 4, ये 248 चल रहा है। तो ये 12 प्लस अंदर गुणा करें तो 4n-4 बराबर 248। 12 में से 4 गया तो 8 प्लस 4n बराबर 248। इस 8 को उधर घटा दो तो 4n बराबर 248 में से 8 माइनस होगा तो 240 रह जाएगा। 8 घटा दिया तो 240 रह गया। तो n का मान कितना आ गया? 240 अपॉन में 4, भाग दोगे 60 के बराबर आ रहा है ये आ रहा है 60। तो 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज हैं, क्योंकि ये 60वां पद है, पहला दूसरा तीसरे से लेकर के 60वां, तो 60 गुणज हो गए ना आराम से। तो ये भी इस तरह के भी मतलब क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास में, और इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं बड़े आराम से। छोटे से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, एक सिंगल फॉर्मूला लगेगा हर जगह an का और आंसर आ जाएगा। एक और वैरायटी का क्वेश्चन इसमें बनता है, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कुछ अलग ही है ये, है ना। उदाहरण नंबर 8 है ये। एपी दे रखी है 10, 7, 4 और डॉट 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 करके लास्ट में दे रखा है माइनस का 62। ये हमारे पास एपी दे रखी है 10, 7, 4 और माइनस 62। ठीक है, हमें बोला गया है इसका अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। सिंपल 11वां पद नहीं बोला, 11वां पद तो हम an के सूत्र लगा के सिंपल निकाल लेते, लेकिन इसने बोला है अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, मतलब उल्टा कैलकुलेट करो, यहां से कैलकुलेट करना शुरू करो। यहां से 11वां पद चाहिए, रिवर्स डायरेक्शन में 11वां पद चाहिए। अब कैसे निकालें?
रिवर्स डायरेक्शन में 11वां पद तो हमारे को क्या पता, सीधी डायरेक्शन में कौन सा नंबर का पद है नहीं पता। इसके लिए एक सूत्र भी होता है, लेकिन वो सूत्र याद नहीं रख रहे हम, कोई दूसरा ट्रिक एक और बना रहे हैं, सोच रहे हैं क्या ट्रिक बना सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई उल्टी डायरेक्शन में 11वां पद चाहिए, तो आप इसको डायरेक्शन ही उल्टा कर दो ना। मतलब हम पहले इसको 62 लिख लेते हैं, फिर बाद वाले पद डॉट 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 करके लिखे हुए हैं, और फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है। हमने इसका पूरी श्रेणी का ही डायरेक्शन उल्टा कर दिया, इसी को उल्टा कर दो। अब निकाल दो 11वां पद, अब तो हो गया सीधा एक तरीके से। अब इसमें 11वां पद निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर 11वां पद निकालने में कोई मुश्किल नहीं है। ए का मान तो माइनस का 62 है, प्रथम पद। डी कैसे निकाले, बाद में पद ही नहीं दिख रहा, बाद वाले पद को पहले वाले से घटा करके डी निकालते हैं। समस्या डी की है, लेकिन कोई समस्या नहीं है, क्योंकि किसी भी बाद वाले पद को पहले वाले से घटा के डी निकाल सकते हो। यहां वाले को घटा लो, यहां वाले को घटा लो, जरूरी है कि यहां पर ही घटाओ, सब जगह अंतर समान होता है, तो किसी को भी घटा लो, कोई टेंशन थोड़ी है उसमें। तो हम इन दोनों को घटा लेते हैं, तो हम 10 में से 7 को घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। ए आपके पास आ गया, डी आपके पास आ गया। 11वां पद निकालने में कोई मुश्किल काम नहीं है। ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान अगर 11 रखते हो तो ए 11 आ जाएगा, ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ए डी रखो, माइनस 62 आ गया ए का मान, और ये है डी का मान 3 के बराबर। माइनस 62 प्लस 30 माइनस 32 हमारे पास आ जाएगा, ए 11 ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर अंतिम पद से प्रथम पद की ओर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको केवल इतना करना है कि पूरी श्रेणी को ही उल्टा कर दो, इसी को घुमा दो उल्टा, और फिर नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर दो, काम खत्म। तो ये 5.2 प्रश्नावली में इतनी वैरायटी के क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे। अब आप 5.2 प्रश्नावली के किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो आपको आने लगेगा वो क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 5.3 प्रश्नावली की ओर। तो हमारे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा, जो कि है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी कोई भी मिल जाए आपको, जैसे मान लो यही श्रेणी लेते हैं जो स्टार्टिंग में ली थी। मान लो अपने को बोला जाए इसके शुरू के 10 पदों का योगफल बता दो, तो क्या 10 पद 1 2 3 4 सबको काउंट करते जाओगे? 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 19 ऐसे काउंट करोगे? जान निकल जाएगी। मान लो इसने बोल दिया प्रथम 50 पदों का योगफल निकाल दो, तो इसके लिए डायरेक्ट एक सूत्र बनाया हुआ है, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एक एक को जोड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा सूत्र है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल हम लोग Sn से लिखते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, प्रथम n पदों का योगफल। प्रथम लिखना छूट गया, प्रथम n पदों का योगफल Sn का सूत्र होता है n बटे 2 2a प्लस में n माइनस 1 गुणा d। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला है, बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखना है इसको। सारे क्वेश्चंस 5.3 प्रश्नावली के इसी से होंगे। इसी फॉर्मूले का एक और पैटर्न है, एक और फॉर्मेट है, वो भी देख लेते हैं हम लोग क्या है वो फॉर्मेट। ये है n/2 2a। 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस a लिख सकता हूं, 2 बार a है, मैंने 1 बार a अलग अलग लिख दिया। बाकी वाले को नहीं छेड़ा है, बाकी एज इट इज ही है, n-1 गुणा d एज इट इज चल रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देख लेना पड़ेगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो a प्लस n-1 इंटू डी क्या होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले देखा है, n वां पद होता है ये। तो इसका एक और सूत्र बन गया कि नहीं बन गया, n/2 a तो एज इट इज, और बाकी सबको मिलाकर के an लिख सकते हैं हम लोग, और ये हमारा Sn बन गया। तो ये हमारा फाइनल सूत्र आ गया Sn का। तो 2 सूत्र हैं हमारे पास Sn के, एक तो ये सूत्र है और एक ये सूत्र है। दोनों सूत्रों की मदद लेकर के हम लोग 5.3 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो टोटल ले देखे 3 ही फॉर्मुलेज हैं पूरे चैप्टर में, एक तो an वाला सूत्र और 2 Sn वाले सूत्र। ये सूत्र इन जनरल है, ज्यादातर यही काम आएगा। ये कब काम लेना है, जब आपको प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद भी दे रखा है। प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दे रखे हैं तो इसको लगाओ, छोटा है जल्दी आंसर आएगा। लेकिन अगर अंतिम पद दे ही नहीं रखा तो इसको लगाओगे कैसे, an तो है ही नहीं, तो फिर आप इसको लगाओ आराम से शांति से, इससे आंसर आ जाएगा आपका। तो सिचुएशन के हिसाब से चेक करना है कि कौन सा किस जगह
लगेगा फॉर्मूला और उसके हिसाब से लगा करके आगे आंसर निकालना है। ये अपने को उस समय सोचना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, है ना। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर अंतिम पद दे रखा है या अंतिम पद के बारे में बातचीत चल रही है तो ये लगाओ, नहीं तो ये लगाओ, बस इतनी सी बात है। मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चंस को। ये हमारे पास तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है। तीसरे क्वेश्चन के 10-12 पार्ट्स दे रखे हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं तीसरे क्वेश्चन के। उसमें से पहला पार्ट हम लोग एक बार करते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए पहले पार्ट में इसने कहा a बराबर 5 है, d बराबर 3 है, a और d दे दिया, बहुत अच्छी बात है। an दे दिया 50 है, हमें n और sn ज्ञात करना है। सबसे पहले तो n निकालने को बोला है, तो n कैसे निकालोगे? अगर आपको an दे रखा है तो an का सूत्र लगाओ, देख करके समझ में आ जाएगा किसका सूत्र लगाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें an और sn दोनों का सूत्र लगा करके काम चलेगा। जैसे इसमें आपको an बराबर 50 दे रखा है तो आप an बराबर 50 लिख के an का सूत्र लगाओ ना भाई। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के सूत्र में तीन ही चीजें हैं, a है, n है, d है। a और d हमें दे रखे हैं, n निकाल लेंगे, दिक्कत क्या है, आराम से निकलेंगे, ठीक है। सो a 5, n माइनस 1, d 3 और ये 50 के बराबर दिया हुआ है। कितना बनेगा ये? 5 प्लस अंदर गुणा करें तो 3n माइनस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और ये 50 के इक्वल आ गया। ये बन जाएगा हमारे पास में 3n, 5 में से 3 गया तो 2 और बराबर में 50। तो ये हो गया 3n इज इक्वल टू, इस 2 को इधर माइनस में ले लो, 50 माइनस 2 48 होता है और n का मान बड़े आराम से 48 अपॉन में 3 से आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 3 एकम 3, 3 छके 18, 16 आ गया n का मान, ठीक है। पहला क्वेश्चन सॉल्व। sn निकालना है। sn के लिए हालांकि हमारे पास दो सूत्र हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे ना हम लोग। हमारे पास an तो है ही, तो यही लगाएं। ये क्यों लगाएं फालतू? आंसर दोनों से सेम आएगा, किसी को भी लगाओ, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गलती से आपने ये लगा दिया तो ऐसा नहीं है आंसर अलग आएगा, सेम आएगा, उससे टेंशन नहीं लेनी। बस ये है कि इससे छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हमें an दे रखा है तो हम ये वाला लगा देंगे। तो हमारे पास sn का जो सूत्र है वो लगा रहे हैं n अपॉन 2 a प्लस an वाला। फटाफट आंसर आता है इससे। n अभी निकाला है 16, 16/2। a का मतलब कितना है? a का मतलब है 5। an का मतलब कितना है? an का मतलब है 50। 16/2 8 आ गया, 50 प्लस 5 55 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा? 440 आई थिंक। 8 5 40 का 0 हासिल की 4 और 44 ही हो गया। 440 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा एसएन का, ठीक है। तो इस तरह से निकालना है, कहने का मतलब इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि दो ही सूत्र हैं ले देके, अब कहां कौन सा लगाना है ये आपको सोचना है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट एक और वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। हमें बोला गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। भाई ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है, योगफल निकालना है, टोटल करके बताना है कितना आएगा। तो टोटल करने के लिए एसएन का सूत्र है हमारे पास में। अब सूत्र में काम की बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, सूत्र में आपको एन ए एन या फिर एन ए डी ये सब चीजें चाहिए होती हैं। इसको देखा करके क्या क्या समझ में आ रहा है आपको? ए तो चलो दिख जाएगा, डी भी एक बार के लिए आ जाएगा, तो बाद वाले को पहले वाले से घटा के। एन भी पता है लेकिन एन नहीं पता ना, मुद्दे की बात तो ये है, एन नहीं पता। तो क्या करें? सबसे पहले एन निकालो, उसके लिए सबसे पहले ए निकालो। ए तो दिख रहा है यहां 7 के बराबर है। डी बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके मिल जाएगा, 10 दूना 20 और 1 21/2, मिश्र भिन्न ही है, 10 दूना 20 प्लस 1 21/2। एलसीएम लोगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा और ये 21 माइनस 7 दूना 14, 7/2 हमारे पास डी का मान आ गया और 7 हमारे पास ए का मान है। ए और डी दोनों हैं हमारे पास में। हमें क्या निकालना है? एन निकालना है पहले, क्योंकि दोनों सूत्रों में एन चाहिए पहले। तो एन एन कोई सूत्र लगाओ, एन तो चाहिए, तो एन निकालो पहले। एन निकालने का तरीका वही जो अभी थोड़ी देर पहले यूज लिया अपन ने, वही तरीका यूज लेंगे। एन निकालने के लिए आप इसको अंतिम पद ए एन मान लो। ए एन हमारे पास 84 है, इसको ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखो 84 को, और एन व पद एन निकल जाएगा यहाँ से कि कौन से नंबर का पद है, पता चल जाएगा एन कितने हैं। ए हमारे पास है ही 7, डी हमारे पास है ही 7/2,
और ये 84 आ रहा है। 7 को उधर घटाने में ले जाओ, ऐसा करो, इस 7/2 ये एज इट इज, 7 उधर चला जाएगा, 84 माइनस 7 कर लो, 84 में से 7 जाएगा तो 77 बचेगा, ठीक है। और ये n-1 और 7/2 आ जाएगा, 7 से इसको काटोगे 11 बार हो जाएगा। इस 2 को आप उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा n-1 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 11 मतलब 22, 1 इधर चला जाएगा तो n इज इक्वल टू आएगा 22 प्लस 1 23 के इक्वल। ये हमारे पास n का मान आ गया, पदों की संख्या भी आ गई। अब तो Sn निकालना कोई मुश्किल काम है ही नहीं, Sn का ये वाला ही सूत्र लगा दो वापस से, क्योंकि हमारे पास जब अंतिम पद है तो हम यही सूत्र लगाएं, दूसरा क्यों लगाएं फालतू, जब अंतिम पद है अपने पास में तो यही सूत्र लगा दो। Sn का सूत्र n/2 मतलब 23/2, a प्लस an, a है 7 और an हमारे पास है 84, कितना बनेगा ये बनेगा 23 गुणा 91 आ रहा है ये, इन दोनों को गुणा करके 2 से भाग लगा देंगे हम लोग, कितना बनेगा, ये बनेगा अपने पास 2093 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको पॉइंट्स में निकालो या इतना छोड़ो, जो भी आप करना चाहो, ये हमारे पास ऐसे ना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। an भी यूज़ आता है, Sn भी यूज़ आ जाता है, मिक्स यूज़ आ जाते हैं कभी कभी, कैसे भी यूज़ आ सकते हैं, ठीक है। एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि अगर आपको Sn दे रखा है तो इसकी मदद से आप a d या पूरी की पूरी श्रेणी कैसे निकाल सकते हो, पूरी श्रेणी निकाल सकते हो आप इससे। Sn दे रखा है तो केवल, और कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ Sn दिया हुआ है। देखो क्या क्या दे रखा है और क्या क्या इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, ध्यान से देखेंगे इसको। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योगफल दे रखा है हमारे को, Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। क्या क्या निकालना है, प्रथम पद a निकालना है और प्रथम 2 पदों का योग S2 होता है, वो प्रथम 2 पदों का योग निकालना है। दूसरा पद क्या है, A2 भी बताना है। इसी प्रकार तीसरा 10वां और nवां पद निकालना है, तीसरा पद भी बताना है, 10वां पद भी बताना है और nवां पद भी बताना है। आप बोलोगे सर कितना कुछ पूछा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, आपको लग रहा है बड़ा, दिखने में है नहीं बड़ा, है कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, दम वाली बात नहीं है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप प्रथम पद निकालो। प्रथम पद निकालने का तरीका है n बराबर 1 रखो, n बराबर 1 रखने पर S1 आएगा, जो कि आएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 4 माइनस 1 विच इज 3। ये हमारे पास प्रथम पद आ गया। S1 का मतलब क्या है, प्रथम एक पदों का योगफल, प्रथम एक पद का योगफल, ये तो कोई टर्म नहीं हुई ना, प्रथम एक पद ही है तो उसका योगफल कैसे निकालोगे, है ना। तो प्रथम एक पदों का योगफल मतलब प्रथम पद ही है वो एक्चुअली। तो S1 का मतलब प्रथम पद ही होता है। ये हमारा किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, a बराबर 3 है। अब अगर आप S2 निकालो, n बराबर 2 निकालो, तो S2 कितना आएगा, n की जगह 2 रख दो, S2 आ जाएगा इस वाले सूत्र में। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, ये 4 के बराबर आ जाएगा। समझने की कोशिश करना, है ना। S1 है प्रथम पद, प्रथम एक पद का योगफल, तो प्रथम पद ही हो गया। प्रथम 2 पदों का योगफल मतलब ये 4 जो है वो A1 प्लस A2 हो गया बेसिकली। तो A1 प्लस A2 हमारे पास 4 के बराबर है, A1 3 के बराबर है इसमें से, तो हम A2 बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। 4 में से 3 को घटाया, 1 के बराबर आ गया कौन, A2, बड़े आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं। A2 आपके पास आ गया है, A1 आपके पास ऑलरेडी है, A2 में से A1 को घटाओगे D आ जाएगा, और D की मदद से तो बाकी सब कुछ आ जाएगा। आप तो D निकालो बस। D क्या आएगा, A2 में से A1 को घटाने पर, A2 है 1, A1 आया है आपका 3, दोनों को घटाओगे कितना आएगा, माइनस का 2, D आ गया। बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। A निकल चुका है 3, S2 निकल चुका है 4, A2 निकल चुका है 1, अब A3, A10, AN सब निकालना है। तो आप एक काम करो, बेस्ट तो ये है कि सीधा AN निकाल दो। n का मान एक बार 3 रख दोगे A3 आ जाएगा, n का मान एक बार 10 रख दोगे A10 आ जाएगा। तो पहले AN निकाल दो, डायरेक्ट काम खत्म करो।
an निकालने के लिए सूत्र, an निकालने का सूत्र है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d। वैल्यू a और d की दोनों की है। a है कहां गया, ये रहा 3 के बराबर, d ये रहा -2 के बराबर। करो जरा कैलकुलेट, 3 माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ गया 5 माइनस 2n। ये हमारे पास किसका मान आया, an का। n वापस भी आ गया। n का मान एक बार 3 रख दो, एक बार 10 रख दो, तो n बराबर 3 रखोगे तो ये आ जाएगा a3। 5 माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स 5 माइनस 6 दैट मीन्स -1। n का मान अगर आप 10 रखते हो, n का मान अगर आप 10 रखते हो तो a10 कितना आ जाएगा, a10 आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10 दैट मीन्स 5 माइनस 20 दैट मीन्स -15। दिखने में इतना भारी भरकम सा लंबा चौड़े सी चीजें पूछी थी इसने, लेकिन एक स्लाइड में खत्म हो गई। देख लो आप, सिंपल सा है। तो यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने सीखा कि अगर आपको एसएन दे रखा है तो पूरी की पूरी श्रेणी कैसे निकाल सकते हो आप। एसएन की मदद से आप प्रथम पद भी निकाल सकते हो, आप सारवंतर भी निकाल सकते हो, और जब प्रथम पद और सारवंतर आपके पास आ गया है तो सब कुछ निकाला जा सकता है उसके बाद में। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो इसमें समझने की थी हमारे लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और कमाल का क्वेश्चन, कुछ अलग, इसमें भी एक और वैरायटी का क्वेश्चन जो उदाहरण नंबर 13 पे है। ये कह रहा है कि एपी है 24, 21, 18 डॉट 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 करके आगे तक है। इसके कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योगफल 78 हो जाए। समझना इस बात को, कितने पद मिलकर के टोटल 78 के बराबर हो रहे हैं, हमें बताना है। योगफल 78 ऑलरेडी दे रखा है, कितने पद मतलब n का मान पूछा गया है, यह है सवाल। जब भी आपको एसएन देकर के n पूछे तो थोड़ा सा लेंथी निकलता है क्वेश्चन, कैलकुलेशन होती है उसमें ज्यादा। मैं स्टार्ट करता हूं, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ये हमारे पास 24, 21, 18 और इस तरह की एपी दे रखी है, जिसमें आप सबसे पहले तो a का मान निकाल लो 24 और d का मान निकाल लो 21 माइनस 24 दैट मीन्स -3। a और d आपके पास आ गया है। आपको क्या निकालना है उसके बाद में, आपको निकालना है योगफल 78। एसएन दे रखा है, मान लो 78 दिया है। एसएन का सूत्र लगाओ ना, यहां पर क्या दिक्कत है, वो होता है n/2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, और वो किसके इक्वल है 78 के। दिक्कत ही कुछ नहीं है, हमने एसएन का सूत्र लगा दिया। एसएन दे रखा था, हमने सूत्र लगाया, यहां से n निकाल लेंगे क्योंकि a और d हमें पता है, वो रखेंगे निकल जाएगा, दिक्कत ही कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। देखो क्या, सबसे पहले तो इस 2 को आप उधर ले जाओ, या फिर चलो बाद में देखते हैं। n/2 एज इट इज रहने दो। 2a, a का वैल्यू 24, d का वैल्यू -3, ठीक है, इक्वल में 78 चल रहा है। इसको लिखोगे n/2, 24 दूना 48 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई माइनस का 3n हो गया, माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, और इक्वल में 78 चल ही रहा है। एक काम कर ही लो, इस 2 को आप उस तरफ ले ही जाओ, 78 के साथ मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा, और यहां से इसको हटा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये n, 48 प्लस 3 51 हो गया, माइनस में 3n हो गया, और इक्वल में हमारे पास 78 गुणा 2, 8 दूनी 16, 160, 156 हो जाएगा, और अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 51n माइनस में 3n स्क्वायर, और इक्वल में 156 बन जाएगा। सब कुछ राइट साइड में ले जाओ, आप इसको भी उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ, ये दोनों उस तरफ ले जाओ। आप क्या बनेगा, ये बनेगा 3n स्क्वायर, इस तरफ तो आ जाएगा 0, उस तरफ हो जाएगा 3n स्क्वायर, माइनस इधर आकर के प्लस हो गया, 51 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, और ये 156 चल ही रहा है। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 3 कॉमन आकर के काफ़ी छोटा और इजी हो जाएगा ये। 3 यहाँ से कॉमन लिया, n स्क्वायर बचा, और ये 17 बच रहा है, 17, और ये 5 या 15, 5 नहीं 52 बन रहा है। 3 को 0 के डिवाइड में दोगे तो 0/3 0 हो गया, सब खत्म, ये बचा। मैं सीधा करके लिख रहा हूँ, इस तरफ लिख देता हूँ, मतलब 0 को उस तरफ लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है, वो तो उधर लिख दो।
द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर, हमने रिवीजन भी कर लिया है, वन शॉट भी बना दिया है इसका, आपने देखा होगा। अब यहां पर आपको यह देखना है कि जोड़ने या घटाने पर तो -17 आना चाहिए, ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको -17 आना चाहिए और गुणा करने पर आपको आना चाहिए 52। गुणा करने पर 52 कब कब आ सकता है? 13 चौकू 52, 13 गुणा 4, 13 इंटू 4, केवल एक ही केस में आ सकता है, या फिर 26 गुना 52। 13 और 4 के कॉम्बिनेशन से 17 बन जाएगा ना, 13 + 4 17 होता है। तो यहां पर आराम से काम हो रहा है, n² - 13n - 4n + 52 = 0। थोड़ा गौर करने वाली बात यह थी दोनों माइनस के लिए, ताकि माइनस 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 आए रिजल्ट, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, कॉमन लो भैया, इन दोनों में से जो कॉमन आ जाए और इन दोनों में से जो कॉमन आ जाए। n कॉमन लिया, n - 13 हो जाएगा। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन लिया, n - 13 हो जाएगा और बराबर में 0 आएगा। मतलब 52/4 13 ही होता है। माइनस बाहर था, बाहर ले लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है अंदर का जो साइन है वो चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस कर लो। ये तो आपने पढ़ा है, पुरानी चीजें हैं। n - 13 दोनों तरफ है कॉमन, n - 4 बचा इधर और बराबर में आ रहा है 0। एक बार तो n - 13 को 0 के बराबर कर देंगे, एक बार n - 4 को 0 के बराबर कर देंगे। n का मान एक तो आ रहा है 13 के इक्वल और n का मान एक बार कितना आ रहा है 4 के इक्वल। तो ये ही तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। n के 2 मान आ रहे हैं इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में 1 मान आता है, किसी में 2 आ जाते हैं, वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिपेंड करेगा। तो फिलहाल 2 मान आ रहे हैं 4 और 13। मतलब प्रथम 4 पदों का योगफल भी इसके बराबर आएगा, प्रथम 13 पदों का योगफल भी उसके बराबर आएगा, क्योंकि घटती हुई सीरीज है ना। मैंने क्लास में डिटेल में आपको बताया था, जब डिटेल में चैप्टर पढ़ा रहा था मैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है, 2-2 क्यों आ रहे हैं। तो वो उस समय आप देखना चाहो तो वहां से देख लो। फिलहाल हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो होपफुली यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने लगभग सारी वैरायटी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, हर एक वैरायटी को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी आपको कोई भी डाउट आए, दिक्कत आए, परेशानी आए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक कमाल का फीचर हमने स्टार्ट किया है, जो भी बैच में ज्वाइन करते हैं 10th क्लास के, उन बच्चों के लिए हमने ये फैसिलिटी स्टार्ट की है कि उनको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है, जो उनके डाउट सॉल्विंग ग्रुप्स हैं। आपके कोई भी डाउट है आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालो, आपके क्लास का एक ग्रुप बना रखा है, उसमें टीचर्स जुड़े हुए हैं, और आपके डाउट जैसे ही दिखेगा उनको फटाफट से वो उसका रिप्लाई कर देते हैं, उसका आंसर दे देते हैं। तो आपके कोई भी डाउट बचता ही नहीं है, सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो जाते हैं उससे। ठीक है, तो फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर उस ग्रुप में डाल सकते हो। जो भी दिक्कत परेशानी आए, आपके पास फोन नंबर है ही, उस फोन नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, लर्न एंड शेयर के नंबर पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।